हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत सिंह। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय। किसके द्वारा आरसीसी को पहली बार विकसित और उपयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आरसीसी को सबसे पहले विकसित करने वाले यानी डेवलप करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति जो हैं वो हैं फ्रांकोइस काइगनेट। फ्रांकोइस काइगनेट, ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले आरसीसी का भी उपयोग इन्होंने ही किया था। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पोर्टलैंड सीमेंट को पहली बार किसने विकसित किया, तो आप कह सकते हैं जोसेफ एस्पीडन। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी फ्रांकोइस काइगनेट। वाई आर स्टील रिइंफोर्सिंग रॉड्स यूज्ड इन कंक्रीट बीम। कंक्रीट बीम में स्टील रेनफोर्स रॉड क्यों यूज किया जाता है, जो प्रबलन इस्पात रॉड है वो क्यों यूज किया जाता है। कंक्रीट की बीम में इस्पात की जो रॉड होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। टू मेक इट कैरी टेंशन। देखिए, जो टेंशन लोड लगता है उस टेंशन लोड को बियर करने के लिए। जब कंक्रीट, देखो जो बीम बनाया जाता है, बीम में कंक्रीट और स्टील दोनों होता है। ठीक है, कंक्रीट और स्टील दोनों होता है, उसी स्टील को बोलते हैं रेनफोर्स्ड। ठीक है, अब इसमें जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है, तो कंप्रेसिव लोड को वो सहन कर लेता है, लेकिन टेंसाइल लोड को सहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का केवल 10% ही होता है, लगभग 10% ही होता है। उस टेंसाइल लोड को सहन करने के लिए हम बीम में स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, स्टील डाल देते हैं, क्योंकि स्टील की कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों ही स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर सिंगल बीम की बात किया जाए, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात किया जाए, तो केवल टेंसाइल एरिया में ही स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है, कंप्रेसिव एरिया में प्रोवाइड नहीं करते हैं। डबली रेनफोर्स्ड बीम जो होता है वो कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया दोनों ही एरिया में स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात किया जाए तो टू मेक इट कैरी टेंशन, तो टेंशन लोड को बियर करने के लिए किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं टू मेक इट कैरी कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही लोड को बियर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट कब करते हैं, जब डबली रेनफोर्स्ड बीम में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर हम कंक्रीट के एरिया नहीं बढ़ा पाते हैं, तब वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो है टेंसाइल बार यूज किया जाता है, यानी सॉरी मेन बार प्रोवाइड करते हैं, यानी जो स्टील बार होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, टू मेक इट कैरी टेंशन बेसिकली जो है वो टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए कंक्रीट होती है और टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए स्टील बार होता है। ऑप्शन बी सही है। द एडवांटेज ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू। प्रबलित कंक्रीट के लाभ किसके कारण होता है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। मोनोलिथिक कैरेक्टर यानी अखंड गुण के लिए बिल्कुल सही है। फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए बिल्कुल सही है, आग प्रतिरोध और स्थायित्व के लिए होता है। इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लैंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव लागत के कारण यह काफ़ी सस्ता पड़ता है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, जो सीमेंट कंक्रीट में जब रेनफोर्समेंट जो होता है, जो स्टील होता है वो कंक्रीट में डाल दिया जाता है,
ठीक है। जब स्टील बार को कंक्रीट में हम डालते हैं तो उस स्टील बार को बोलते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, अगर वो कंक्रीट में नहीं डाला गया है तो हम उसे स्टील बार बोलते हैं, और जैसे उसे हम कंक्रीट में डाल देते हैं तब उसे हम रेनफोर्स्ड बार बोलते हैं, फिर प्रबलित छड़ बोलते हैं फिर उसे। और किसी भी सेक्शन में देखा जाए तो 0.7 से लेकर 4% तक स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आरसीसी जो होता है वो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों ही लोड को बियर कर लेता है, क्योंकि दोनों में ही इसमें स्ट्रेस होता है। यह आग को भी रोक लेता है, यानी फायर रेजिस्टेंस भी होता है, सीलन रोधी भी होता है, ज़्यादा इसका एज भी होता है, इसमें मेंटेनेंस भी कम होता है, ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है, यानी काफ़ी सस्ता भी होता है। तो इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन में। द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज, अगर क्रीप का जो इफेक्ट है मॉड्यूलर रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका। द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो जो होता है पर क्रीप का क्या असर होता है, क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्रीप समझो क्या होता है। क्रीप, जब किसी भी स्ट्रक्चर पर कोई लोड एक कांस्टेंट की तरह लगता है, ज़्यादा दिन तक लगा हुआ रहता है, अधिक दिन तक लगा हुआ रहता है, तो क्या होता है उसमें कुछ न कुछ विकृति आती है, कुछ न कुछ स्ट्रेन होता है। इसी इफेक्ट को क्रीप बोलते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। ये होता है मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ आपको, ये भी क्वेश्चन काफ़ी काम में आएगा। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है ES/EC, यानी हिंदी में कहते हैं इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक बटे में कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक। मॉड्यूलर इलास्टिसिटी, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये होता है M का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर क्रीप बढ़ेगा तो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी, यानी EC का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर क्रीप बढ़ेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा, और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा तो मॉड्यूलर रेशियो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रीप बढ़ने पर मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। मॉड्यूलर रेशियो बढ़ेगा तो क्रीप बढ़ेगा, या क्रीप बढ़ेगा तो मॉड्यूलर रेशियो बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी सही है, मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीजेज, यानी मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। समझ गए आप। फिर से मैं समझा रहा हूँ, क्रीप बढ़ेगा तो अगर आपका क्रीप बढ़ा तो EC का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब EC का वैल्यू कम होगा तो M का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स, कंक्रीट का भंजन मापांक क्या होता है। भंजन मापांक मीन्स मॉडुलस ऑफ रप्चर। देखिए कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है उसका मतलब ये होता है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से इसका मतलब होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से होता है जो कि बेंडिंग में प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब बेंडिंग के टाइम कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। ऑप्शन सी देखिए, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग, बेंडिंग के समय जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। स्टैंडर्ड क्यूब्स ऑफ कंक्रीट मिक्स आर टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज ऑब्जर्व टू बी 36 MPa। अप्रॉक्सीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ of this concrete according formula provided in IS 456 will be। इस क्वेश्चन का मैं आपको मेन मतलब ही बता देता हूँ।
यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि कंक्रीट का ग्रेड यदि कंक्रीट का ग्रेड यानी कि FCK का वैल्यू दे दिया गया है कितना 36 मेगा पास्कल, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना दे दिया गया है 36 मेगा पास्कल। ठीक है, तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, FCK का वैल्यू दे दिया गया है 36 मेगा पास्कल बोलिए या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बोलिए। तो बताइए कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना होगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, उसकी लगभग अनम्यता सामर्थ्य पूछा गया है। हिंदी में क्वेश्चन एक बार मैं बोल देता हूँ। संपीड़न सामर्थ्य के लिए कंक्रीट मिश्रण के मानक घन की जांच की गई जो 36 MPa पाया गया है। IS 456 में दिए गए सूत्र के अनुसार लगभग अनमन्यता सामर्थ्य कितनी होगी। क्वेश्चन ये कह रहा कि ये क्यूब थी भाई जिसकी टेस्टिंग की गई, तो वहाँ पर उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 36 मेगा पास्कल पाया गया है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना होगा, यानी FCR का वैल्यू आपसे पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि FCR का फॉर्मूला आप एक यूज करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला 0.7 √FCK। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 0.7 √FCK का वैल्यू 36 रखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे 36 का रूट 6 हो जाएगा, 6 इंटू 0.7 करेंगे तो 4.2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। What will be approximate value of elasticity modulus concrete of strength 25 megapascal? 25 मेगापास्कल सामर्थ्य वाले कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक का मान लगभग कितना होगा। आपसे पूछा गया है इलास्टिसिटी मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ईसी का फॉर्मूला क्या होता है 5000 √FCK। ठीक है, इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे 5000 √FCK। FCK का वैल्यू कितना है 25 मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 मेगा पास्कल, यानी ऑप्शन सी सही है। What is the characteristic strength of M15 concrete? M15 कंक्रीट की अभिल क्षारिक क्षमता क्या है, अभिल क्षारिक सामर्थ्य क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कंक्रीट का ग्रेड दिया जाता है ना, उसमें जो ग्रेड में संख्या होता है ना, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर M15 ग्रेड के लिए कितना हो जाएगा 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो संख्या होता है उसी संख्या को आप ले लेंगे, उसी में लगा देंगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर M20 दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। IS 456/1978 के अनुसार कंक्रीट की आनमन क्षमता कितनी होती है। देखिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है यानी FCR = 0.7 √FCK, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी में देखिए कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी FCR जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही कह रहा है ये। देखिए FCR क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, FCK क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो FCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इस इक्वेशन से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है।
द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है कंक्रीट की वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आरसीसी का डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट में मैंने आपको बताया है कि जब परमिसिबल शियर स्ट्रेस निकालते हैं उसके लिए हमें क्या निकालना होता है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं AST अपॉन BD इंटू 100, इस फॉर्मूले से हम AST निकालते हैं। उसके बाद हम IS कोड के टेबल में जाते हैं, वहाँ पर एक तरफ कॉलम बना होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरी तरफ कॉलम बना होता है परसेंटेज ऑफ स्टील का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील ऊपर की तरफ बना होता है और नीचे साइड में कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टील होता है और ऊपर रो में जो है कंक्रीट का ग्रेड लिखा होता है M15, M20, M25, M30, इस प्रकार से। तो वहाँ पर ये जो वैल्यू हम दोनों का देख के लेते हैं वो किसका वैल्यू होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट की वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे एंड परसेंटेज स्टील इन टेंशन में। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंक्रीट की जो अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल है कंक्रीट के ग्रेड और उसमें परसेंटेज यानी तनन इस्पात के प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज। देखिए, हिंदी में है साधारण तथा प्रबलित कंक्रीट के लिए भारतीय मानक कोड ऑफ प्रैक्टिस कितना लिया गया है। तो साधारण और प्रबलित कंक्रीट को भारतीय मानक कोड ने जो है IS 456 के अनुसार लिया गया है। जो भी आप IS कोड में RCC का IS कोड यूज करते हैं वो IS 456 यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही है। अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25। देखिए, आपसे पूछा गया है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होगा। हिंदी में कंक्रीट की अनुमानित आनमन सामर्थ्य कितना होगा M25 ग्रेड के लिए। तो देखो, इसके लिए फॉर्मूला सीधे सीधे फॉर्मूला आप यूज करेंगे। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आनमन सामर्थ्य FCR बराबर 0.7 √FCK। FCK का वैल्यू कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। ठीक है, ये न्यूटन पर मिलीमीटर में स्क्वायर में निकल के आएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.7 करेंगे तो 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया है। इसको मैं आपको सिखाता हूँ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हमारा वैल्यू आया हुआ है। तो इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो न्यूटन से किलोग्राम में बनाने के लिए हमें 10 से भाग देना होता है। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10 न्यूटन होता है और 1 न्यूटन में 1/10 किलोग्राम होता है। तो 10 से हम भाग दे देंगे, किलोग्राम में हो गया। और मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से भाग देना होता है। तो नीचे आपका मिलीमीटर, जब नीचे हम 10 से भाग देंगे यानी 1/10 करेंगे। स्क्वायर लगा है तो 1/10 का और कर देंगे यानी 100 का हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे वाला 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज टाइम डिपेंडेंट। ऑप्शन ए सही होगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंक्रीट में क्रीप होता है कैसे होता है। देखिए, कंक्रीट में जो कांस्टेंट लोड के अंतर्गत
जो विकृति होती है जो कि समय पर निर्भर करती है, टाइम पर डिपेंड करती है। भार के कारण समय के साथ विकृति का निरंतर बढ़ना कंक्रीट का क्रीप कहलाता है। यानी कि जब कोई कांस्टेंट लोड किसी स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है, उसके कारण समय बीतने की वजह से जो उसमें विकृति होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये टाइम पे ही डिपेंड करता है, समय बीतने के साथ साथ ही होता है ये। इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, देन मॉड्यूलर रेशियो विल बी। आपसे देखो क्वेश्चन को मैं सीधा हिंदी में शॉर्टकट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि M20 ग्रेड का कंक्रीट दिया गया है, जिसके लिए उसका सिग्मा CB का जो वैल्यू होता है 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। आप याद कर लीजिए, नहीं मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूँ। तो मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो मॉड्यूलर रेशियो का देखो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 280/3 सिग्मा CB, 3 इंटू सिग्मा CB। यहीं पर सिग्मा CB का वैल्यू रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा 280/3 इंटू सिग्मा CB। सिग्मा CB का मान कितना है? 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.33। ऑप्शन बी सही है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अक्सर क्वेश्चन में एक दो तो वैसे इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए कहीं पर अगर M20 आ जाए, ठीक है, अगर M20 ग्रेड यूज किया गया हो ना तो स्मॉल m का वैल्यू हो जाता है 13.33। अगर मान लीजिए M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है तब मॉड्यूलर रेशियो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फॉर्मूला वही है 280/3 सिग्मा CB से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला, इफ़ EC एंड ES और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली देन द मॉड्यूलर रेशियो। कह रहा है कि ES और EC और ES क्रमशः कंक्रीट व इस्पात के प्रत्यास्थता गुणांक हो तो मापांक अनुपात M का मान क्या होगा? मैंने अभी आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया था कि M बराबर होता है स्मॉल m बराबर ES बटे में EC, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। तो ऑप्शन बी सही है। इस मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था। माइल्ड स्टील यूज इन RCC स्ट्रक्चर कंफर्म टू, कौन सा IS कोड देखो यूज करते हैं माइल्ड स्टील का RCC में? IS 432। ऑप्शन ए सही है। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रीपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH वैल्यू। देखो pH वैल्यू कितना लेकर के चलते हैं, pH वैल्यू कितना लेके चलते हैं? कंक्रीट में जो जल हम यूज करते हैं उसका जो pH वैल्यू होता है 6 से तो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 से कम नहीं होना चाहिए और 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एज पर IS 456/2000 एक्चुअल मेजर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC में बी फॉर्म EC बराबर 5000√FC होता है। बिल्कुल सही होता है। कह रहा है कि भारतीय मानक संहिता IS 456/2000 के अनुसार वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक जो EC होता है उसका मान 5000√FC से कितना अंतर हो सकता है? डिफरेंट पूछ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IS 456/2000 के अनुसार वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक EC का मान और EC बराबर 5000√FC से ज्ञात करने में ±20% का अंतर हो सकता है, ±20% का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए EC के दो फॉर्मूले बताए गए हैं, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। IS 456/2000 के अनुसार 456/2000 के अनुसार
जो ईसी का फॉर्मूला होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 5700 अंडर रूट एफ सी के, 5700 अंडर रूट एफ सी के, और एक फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो IS 456 1978 के अनुसार देखा जाए तो 5700 अंडर रूट एफ सी के होता है, और IS 456 2000 के अनुसार देखा जाए अगर तो 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। ठीक है, 5000 अंडर रूट एफ सी के, और 456 1978 के अनुसार कितना होता है 5700 अंडर रूट एफ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अक्सर एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। According to IS 456, nominal mixed concrete can be used up to which of the following rate? IS 456 के अनुसार सामान्य मिक्स कंक्रीट निम्न में से किस ग्रेड तक प्रयोग करते हैं। देखिए, दो टाइप के कंक्रीट यूज होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, एक होता है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो होता है M5 से लेके M20 तक यूज करते हैं, M20 तक यूज करते हैं, और जो आपका डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होता है वो M25 से M55 तक यूज करते हैं। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कहाँ तक यूज करते हैं, M20 तक। ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर FE 415 के लिए, FE 415 का यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमम 415 मेगा पास्कल होता है, या कह सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो संख्या होता है वही उसका यील्ड स्ट्रेस होता है। जैसे कंक्रीट की ग्रेड की बात किया जाए तो M5, M10, M20, M20 के बाद जो संख्या होता है वो होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ऐसे स्टील के लिए भी होता है, जो आगे नंबर होता है जैसे FE 250, FE 415, FE 500, जो संख्या होता है वो यील्ड स्ट्रेस होता है कंक्रीट का। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।